आ जाइए। तो भाई साहब आप सभी लोगों की 11वीं क्लास खत्म हो गई है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, अब गहरी बातें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, मेरे पुराने अर्जुनास, ठीक है, कुछ दिन का आप सभी लोगों के पास एक ब्रेक था, मैं ये मान करके चल रहा हूं, अब बैक टू स्क्वायर वन। जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में मेहनत करनी स्टार्ट करी थी, अब ये वापस होने वाला है। सारे बच्चे एक बार हाँ थम्स अप कर दीजिए। अच्छा जाए बुरा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं विद एक्सपीरियंस, हम लोगों ने कई सारे ऐसे बच्चे भी पढ़ाए हैं जो कहीं ना कहीं 11वीं खत्म होने के बाद भी 12वीं में ही अपना सारी चीजों को संभाल लेते हैं और 12वीं से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू। ठीक है, देखो अब आप लोगों को अपना एक गोल तैयार रखना है। ठीक है, 11th वेस्टेड, 11th वेस्टेड, 11th वेस्टेड। ठीक है यार, देखो सच बुलवाना चाहते हो या फिर ऐसी चीज बुलवाना चाहते हो जिससे सिर्फ तुम्हें अभी के लिए आराम लगे? ठीक है सर, कुछ कुछ वेस्टेड है, कुछ कुछ कर लिया है, पूरी वेस्टेड है। ठीक है, देखो मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, और कड़वा लगेगा तो हो सकता है आपको मेरे से नफरत हो, चीजों से नफरत हो, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपने उस चीज को झेला और उस चीज के हिसाब से मेहनत करनी स्टार्ट करी, तो ये जो साल है इसमें ही आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। सच सुनना चाहोगे? ठीक है, सच ये है कि आप लोग कामचोरी करें, सच ये है कि आप लोगों के सामने समय होते हुए भी आपने बर्बाद किया, सच ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं थी। आपको जब पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई इतना भी पढ़ ले, तूने एक्स्ट्रा के चक्कर में या ये भी कर लूं वो भी कर लूं उसके चक्कर में अपने बेसिक्स को भी स्ट्रांग नहीं होने दिया। सच ये है कि तूने अपने पेरेंट्स की शायद मेहनत को उतनी वैल्यू से नहीं देखा। सच ये है कि तूने अपनी पूरी तैयारी को स्ट्रीमलाइन नहीं किया। बुरा लगेगा, लेकिन बात यह है कि क्या यहां से भी सुधार किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। मैं कोई आपके अंदर एक फॉल्स होप नहीं भरूंगा, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स के अंदर फॉल्स होप नहीं भरता हूं, ना ही मैं आपको आईआईटी का एक बबल दिखाऊंगा कि भाई आईआईटीज ये है, एनआईटीज ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि एक डायरेक्शन के हिसाब से आप अपनी मेहनत को करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज की बात मैं बोलूंगा कि सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी क्लास के 12वीं क्लास के बच्चों को जनरली लास्ट मंथ्स में सॉरी जरूर बुलवाता हूं कि आप लोगों से जो भी गलतियां हुई हैं, और अगर आप अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज एक बार आप सॉरी बोलिए। तो 11वीं क्लास अब हमारी खत्म हो चुकी है, और अब आप 12वीं क्लास में जब आप एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले एक सेल्फ रियलाइजेशन कर लीजिए। देखो यार, एक्सेप्टेंस करना, एक्सेप्टेंस होना कि हाँ यार सर हमसे गलती हुई है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट आपके दिमाग में और दिल में एक डेंट क्रिएट हो जाएगा कि यार हाँ यार कुछ कमियां रही थी और इस बार मैं उसको नहीं होने दूंगा। कहीं ना कहीं आपने 10वीं में भी वही कमियां रखी हो, बहुत बेसिक, मैं बोलूंगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यही वाली कमियां होती हैं जो आपने कहीं ना कहीं 11वीं में भी दोहरा दी हैं। और बेटा सच बात यह है, ठीक है, प्लीज इसको, मैं ये सॉरी आपको नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को कभी भी अपने से नीचे नहीं रखता हूं, लेकिन बात यह है कि मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप ये चीज रियलाइज करें। बेटा एक साल कम नहीं था, एक साल कम नहीं था। और हम लोगों ने, जो भी बच्चे अर्जुनाज में पढ़े होंगे या कहीं पर भी पढ़े होंगे, सारे टीचर ने कोशिश करी होती है कि बच्चे का लेवल बढ़ाए। लेकिन अब जो ये आपका एक साल आ रहा है, अगर आपने इस साल को ढंग से नहीं संभाला, बिलीव मी बेटा, डराऊंगा नहीं लेकिन रियलिटी बता दूं, आपका एक साल और ले जाता है, ड्रॉप लेना पड़ता है। बहुत सारे 12वीं क्लास के बच्चे ड्रॉप लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत दुखद बात है। हमारे सिस्टम ऑल्दो एक एडिशनल चांस देता है कि यार अगर कोई जेन्युइन इशू है जिसकी वजह से बच्चा 11वीं 12वीं में अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, मेडिकल इश्यूज हैं, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ चीजों में फंस गया जिसकी वजह से वो 12वीं में नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट ने एक चांस और दे रखा है कि चलिए आप एक साल रुक करके अपनी तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप कामचोरी की वजह से, इनडिसिप्लिन होने की वजह से, कंसिस्टेंसी ना बनाने की वजह से अगर आप अपना एक साल और बनाते हैं तो ये फ्रूटफुल नहीं होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है ये एक ड्रॉप ईयर का। ठीक है, आप अपने ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट से या 13th वाले स्टूडेंट से जब आप पूछेंगे तब उनको, आपको पता लगेगा कि 6-7 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करना कितना स्ट्रेसफुल है। बैक टू स्क्वायर वन, आपके दोस्त कॉलेज में चले जाते हैं और कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को जब 12वीं क्लास पढ़ाई जाएगी तो सबसे पहले आपको अपने पर ही कंट्रोल रखना है। देखो आपके पास
सोर्सेस की कोई कमी नहीं है, आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। बात है डिसिप्लिन की, बात है बैच में रेगुलरिटी की। सॉरी बोलिएगा जिन बच्चों ने अपने हिसाब से प्लान्स बनाए थे कि यार ये चीज मैं पहले कर लूंगा, ये चीज मैं ऐसे कर लूंगा, और उसके चक्कर में पूरा रायता 11वीं क्लास में फैल गया है सारे बच्चे। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जब सिचुएशन खराब होने लगती है, और मैं आपको पहली प्रैक्टिकलिटी के साथ बता रहा हूं कि चीजें खराब होंगी, आप ये सोचे कि बहुत स्मूथ चलेगी इस बार 12वीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे 11वीं गई थी वैसे ही 12वीं जाने वाली है। जैसे आपकी 10वीं में आपने आखिरी में मेहनत ज्यादा करी, वैसी ही सिचुएशन यहां पर भी बनेगी। लेकिन कुछ समझदार बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से इस पेन को समझ जाते हैं कि यार आखिरी का पेन झेलना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उससे बेहतर है कि आज ही मेहनत करते हुए चले। ठीक है बेटा, आप लोग अपना दिमाग मत लगाइएगा। मैं 11वीं क्लास से बोलता आ रहा हूं कि आप एक नाव पर बैठे हैं और आप चप्पू चलाए जा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होगा कि आपने 2-2 3-3 घंटे एक्स्ट्रा नहीं लगाए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चंस नहीं करे, ऐसा नहीं होगा कि आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए। लेकिन एट द एंड पूरा 1 साल करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, और वो मिसिंग है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। कि बात है कि आपकी तैयारी के साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ओवर स्ट्रेटेजाइज आप लोगों ने चीजों को कर दिया है। ओवर एक्सपेक्टेशंस के बर्डन से आप लोग दबे जा रहे हैं कि ये क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। ये सारी चीजें आप लोगों को फॉर द टाइम बिंग काटना पड़ेगा। और 12वीं क्लास में जब आप एंटर कर रहे हैं तो प्लीज अपनी गलतियों को रियलाइज करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई। देखो, हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे सबसे पहला सवाल है, क्लास 11th बर्बाद है, अब कमबैक कैसे करूं? कमबैक इसका सिंपल है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो चुपचाप पढ़ना है। देखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कोई कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। आपका बोर्ड्स भी, अभी मैं बोर्ड्स के बारे में भी बात करूंगा क्योंकि अब समय आ चुका है। ठीक है, कितने सारे बच्चों को, सबसे पहले बोर्ड्स की बात करते हैं कि कमबैक हमें किन किन फ्रंट पर करना है, यह बात भी समझनी पड़ेगी। आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकल्स के लिए करना है, आपको जेईई मेंस के लिए करना है, आपको एडवांस के लिए करना है। इतनी सारी चीजें हमें करनी है। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड्स की बात करूंगा तो सारे बच्चे पहले मुझे बताइए, फिजिक्स का बोर्ड्स का पेपर के बारे में आप लोगों ने मार्केट में सुन लिया है, हाँ या ना? यस और नो? बेटा अब सॉरी वॉरी छोड़ दीजिए, अब आ जाइए बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन। सर अब क्या करना है? t=0 सेट कर लिया, अब आप जो बोलोगे वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं अभी भी बता रहा हूं, 2-3 महीने के बाद रिदम बच्चों का बिगड़ेगा। 3-4 चैप्टर फिजिक्स के, 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री मैथ सबके होते हैं, तब बच्चे अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सर स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, सर ये मैनेज नहीं हो रहा, सर ये मैनेज नहीं हो रहा, फिर वो अपनी स्ट्रेटेजाइज बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, जो आप t=0 पर सेट करेंगे वही आपको कंटिन्यू करना है। सुन रखा है फिजिक्स के पेपर के बारे में? जेईई मेंस का लेवल अगर सुन रखा है फिजिक्स के पेपर के बारे में? जेईई मेंस का लेवल अगर आपका यहां है तो बोर्ड्स का लेवल आपका यहां है, इससे ऊपर है। जेईई मेंस और एडवांस के बीच में आ चुका है आपका बोर्ड्स। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि यह कठिन है, नहीं, हम लोग तैयारी ही उससे बहुत ऊपर की करने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि भाई फिजिक्स का पेपर आसान नहीं आने वाला है। फिजिक्स के पेपर में आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, थियोरेटिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, न्यूमेरिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हर फ्रंट पर आपको चेक किया जाएगा और प्रैक्टिकली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशंस हैं, जहां पर जैसे एडवांस में आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, वैसे ही बोर्ड्स में भी आपके सवाल आ रहे हैं। और अच्छा खासा लेंथ है, बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट नहीं है, वो सीधे सीधे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने की आदत बना रखे हैं। और जब क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 12-13 लाइन का तो सवाल है, उसको रीड करके मेरे को 5 सवाल का जवाब देना है, बच्चे की हालत खराब हो जाती है। तो अब बात आती है, भले वो किसी भी स्टेट बोर्ड की बात हो, बेटा इस बैच में सारे बोर्ड्स का समाधान आपका होगा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोलूंगा, सबसे खतरनाक जो आपका बोर्ड्स का पेपर आएगा दैट विल बी फिजिक्स। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिजिक्स को कैसे संभालना है। अब मैं जो चीज आपको बोलूंगा, जब जब आपको बोलूंगा, तब तब आपको करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस लिखिए पहले। मैंने अगर आपको बोला कि बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसके बाद ये चीज रिवाइज करिए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ओवर डिपेंडेंसी मत रखिएगा। ऑल्दो हम लोग हर चीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये डिपेंडेंसी नहीं कि सर आप कराओगे तभी मेरी तैयारी पूरी है। एक टॉपर कभी भी ऐसे तैयारी नहीं करता है, वो टीचर से सीखता है और अप्लाई करके आगे बढ़ता है। प्रॉमिस है? यस। तो
यस तो बोर्ड्स की बात ये होगी बेटा। फिर उसके बाद आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब आप क्लास 12th में जाएंगे, तो क्लास 12th में आते ही आपको प्रैक्टिकल्स के साथ दिक्कत आएगी। तो स्टार्टिंग से ही आप अपने प्रैक्टिकल्स को मैनेज करते हुए चले, फाइलें बनाते हुए चलना, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मैनेज करना पड़ता है। आपसे सीनियर भी करेंगे, आपके जूनियर भी जो आएंगे वो भी करेंगे, तो आपके लिए कोई नई सिचुएशन नहीं आ रही है। ठीक है, कई सारे बच्चे इससे भी वो रहते हैं कि क्या सर बोर्ड्स के परसेंटेज या परसेंटाइल, कई बच्चों के स्टेट बोर्ड्स की परसेंटाइल मैटर करती है कि आप कौन से परसेंटाइल में लाई कर रहे हैं, हर का अलग अलग आता है। तो क्या सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बात करूं बेटा, ये चीज समझ लीजिएगा, 75% से अगर आप नीचे हैं तो ना ही कोई एनआईटी मिलेगा, ना ही कोई आईआईटी मिलेगा। आपकी पूरी जेई मेंस, मैं बोलूं जेई मेंस की तैयारी बिल्कुल नल हो जाएगी अगर आपके 75% नहीं है। अब ये खतरनाक बात दिख रही है ना। अब आपके स्कूल में हो सकता है अटेंडेंस भी हो कि 75% अटेंडेंस मस्ट है, तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि आपको अटेंडेंस भी मैनेज करनी है। अपने पेरेंट्स को बैठा लीजिएगा, मैं रियलिटी उनको भी बताना चाहूंगा, प्लीज अपने पेरेंट्स को बैठा लीजिएगा साइड में, कि 75% अटेंडेंस भी मस्ट होती है कई स्कूलों में। कुछ स्कूल रिलैक्सिंग होते हैं लेकिन मेजॉरिटी में है। फिर उसके बाद आपको 75% अपने बोर्ड्स में चाहिए, तभी जाकर के आपको एनआईटी या आईआईटी मिलेगा। जेई मेंस में 94 परसेंटाइल प्लस आपको लाना पड़ेगा। 94 परसेंटाइल प्लस में आपको एडवांस लिखने का मौका मिलता है, एनआईटी नहीं मिलती है। एनआईटी के लिए 97 परसेंटाइल प्लस अगर आप जाओगे, प्लस कुछ कैटेगरीज अगर है, तो आपको कुछ ना कुछ एनआईटीज में मिल जाता है। फिर आप एडवांस की तैयारी करते हैं और एडवांस के फिर आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, और उन 2 एग्जाम्स में अब वो लो स्कोरिंग एग्जाम है, कम स्कोर में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपके दिमाग में है कि सर कमबैक कैसे करना है, कमबैक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और डिसिप्लिन से होना है। जब आपकी क्लासेस लगेंगी तो आपको सिर्फ क्लासेस करनी है। आपको हो सके अपनी दोस्ती यारी थोड़ी सी छोड़नी हो तो छोड़ दीजिएगा, वो सारी की सारी वापस आ जाती हैं जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है। एक बार आप अच्छी सिचुएशन में जाएंगे तो सारी की सारी चीजें वापस आ जाएंगी। कमबैक बहुत आसान है। अब बात यह है कि क्लास 11 के बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट है।